1990 के अक्टूबर में जब अमेरिकी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे तो उन्हें हजारों मील दूर हुए घटनाओं की खबर से हिलकर रह गए थे। सोमालिया में एक युद्धग्रस्त देश में, जिसके बारे में अधिकांश लोगों ने कभी सुना नहीं था, राजधानी की सड़कों पर लड़ाई चल रही थी। मोगादिशु की लड़ाई, जैसा कि अमेरिकी इतिहास की किताबें इसे संदर्भित करती हैं, 1990 के अक्टूबर में हुई। रात भर चली और अगली सुबह तक चली। अमेरिकी बलों के लिए यह वियतनाम युद्ध के बाद का सबसे कठिन शहरी युद्ध था, जिसके कारण उन्हें कुछ घंटों में अधिक मृत और घायल होने का सामना करना पड़ा और 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को गिराया गया। इन सभी कारकों के बावजूद युद्ध अमेरिकी बलों के लिए तकनीकी सफलता माना जाता है, क्योंकि बावजूद योजना चरण के विपरीत परिस्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं के 100 से कम अमेरिकी सैनिकों ने अपनी संख्या से 10 गुना अधिक शत्रुओं को रोक दिया, जो उन पर गोलियां और रॉकेट प्रेरित ग्रेनेड बरसा रहे थे। आज हम इस लड़ाई की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसे पूरी दुनिया में अमेरिकी बलों की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, ब्लैक हॉक डाउन घटना। हमने इस चैनल पर मानव इतिहास के कठिन और अंधकार अवधियों को कवर किया है, विशेष रूप से सैन्य इतिहास पर ध्यान दिया। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको युद्ध की रणनीति का अनुमान हो सकता है। आज के वीडियो का प्रायोजक कॉल ऑफ वॉर एक मुफ्त मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रणनीति गेम है, जो आपको अपने युद्ध का नेतृत्व करने की क्षमता का परीक्षण करने देता है। आप इसे अपने पीसी या मोबाइल पर खेल सकते हैं। वही ऐतिहासिक मानचित्र पर आप और 100 खिलाड़ी एक साथ वास्तविक समय में खेलते हैं। आप जीतने के लिए अपनी रणनीति चुन सकते हैं, दीर्घकालिक खेल या गठबंधन बना सकते हैं, या अपनी सेना बनाकर सभी पर युद्ध चला सकते हैं। यह एक विशाल खेल है जिसे आप सप्ताहों तक रणनीतिक रूप से खेलते हैं। विस्तार की एक संपदा है। खेल नियमित रूप से अपडेट होता है ताकि आपको नई सामग्री मिल सके। यह खेल मुफ्त है, पर लिंक पर क्लिक करने से आपको खेल बढ़ाने के लिए एक स्टार्टर पैक मिलेगा, जिसमें 13,000 सोने के टुकड़े और 1 महीने की प्रीमियम सदस्यता शामिल है। यह सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए है, इसलिए अब अपना राष्ट्र चुनें और विजय प्राप्त करें। हस्तक्षेप। 1992 और यूएस सैन्य संयंत्र उच्च पर था। इसने शीत युद्ध में विजय प्राप्त की थी और सोवियत संघ के साथ परमाणु संघर्ष में शामिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इसने सद्दाम हुसैन की इराक सेना, जो तब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी थी, को हराने में बहुराष्ट्रीय संघ का नेतृत्व किया था। उसके बाद उन्होंने कुवैत पर अनावश्यक आक्रमण किया। 1921 के खाड़ी युद्ध ने न केवल आगामी युद्धों पर, बल्कि घरों में उनकी प्रतीक्षा के तरीकों पर भी प्रभाव डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र बलों की प्रौद्योगिकीय शक्ति ने इराकियों के खिलाफ न केवल वियतनाम की हार का दाग मिटाया, बल्कि उसने अमेरिका की भी सहायता की। युद्ध को ऐसा लगने दिया कि अब इसे स्वच्छता से लड़ा जा सकता है। इमारतों के वेंटिलेशन शाफ्ट में भेजे गए स्मार्ट बम की टारगेटिंग पॉड फुटेज। 3 दिवसीय भयानक भूमि युद्ध ने संघर्ष को समाप्त किया, जिसने यह दिखाया कि नई तकनीक संक्षिप्त क्वार्टर युद्ध में सैनिकों की अवधारणा को पुराना कर सकती है। कई सैन्य नेता और विश्लेषकों ने घोषणा की कि युद्ध कभी भी वीडियो गेम नहीं होगा, इस अवधारणा के खिलाफ चेतावनी देते हुए। लेकिन सैन्य संयंत्र के बाहर कुछ लोगों ने ही चेतावनी का ध्यान दिया, जिससे अमेरिकी राजनेताओं को लगा कि अमेरिका कोई भी सैन्य ऑपरेशन स्वच्छता और शल्यक्रियात्मकता के साथ नहीं कर सकता। उस समय दुनिया भर में कुछ ही स्थान थे जो सोमालिया में स्थिति की तुलना में युद्ध की क्रूर और कड़वी वास्तविकताओं को दर्शाते थे। पहले से सूखे और अकाल से पीड़ित देश 1988 में गृह युद्ध में फंस गया। समूह ने 1989 में
राष्ट्रपति मेजर जनरल मोहम्मद सईद बहा की समाजवादी सरकार को तख्ता पलट दिया। फिर विद्रोही दल एक दूसरे पर मुड़ गए, भूमि और खाद्य सामग्री के लिए लड़ते रहे, सिर्फ पहले से ही घोर मानवीय संकट को और बदतर बना दिया। खाद्य सामग्री कुछ हद तक हथियार बन गई, जैसे जनरल मोहम्मद फराह ऐदीद ने अपने विरोधियों और उनके परिवारों को भूखे मरने का निर्णय लिया। 1992 की पहली तिमाही में 3 लाख लोग भूखमरी से मरे। संयुक्त राष्ट्र ने 1.5 मिलियन लोगों को कुपोषण की कगार पर होने का घोषणा की। 3 मिलियन लोग हिंसा से बचने के लिए देश छोड़कर शरणार्थी बन गए थे। यह सब 10 मिलियन जनसंख्या वाले देश में हुआ, जो 2023 के लंदन के बराबर है। दुनिया डरी हुई थी और संयुक्त राष्ट्र से समाधान की अपेक्षा कर रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एडिड की सेनाओं और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, जिसका नेतृत्व अली महदी मोहम्मद ने किया, के बीच युद्ध विराम स्थापित किया। हालांकि दोनों पुरुषों ने युद्ध विराम स्वीकार किया, लेकिन स्थायी शांति और भूखे नागरिकों की सहायता के प्रयास बार बार विफल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 751 पारित किया, जो युद्ध विराम की निगरानी और देश में सहायता बढ़ाने के लिए एक शांति स्थापना बल की स्थापना की दिशा देखता है। शुरुआत में 50 शांति स्थापना कर्मियों, मुख्यतः अफ्रीकी और मुस्लिम देशों जैसे मिस्र से, के बाद जब युद्ध विराम केवल कागजात पर ही दिखाई दे रहा था, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई। 1992 की गर्मी में स्थिति बिगड़ने की ओर बढ़ती हुई स्पष्ट हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र के मोहम्मद फराह, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, यहां तक थे। एडीड और अली महदी मोहम्मद अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करते हुए उनके गुट छोटे गुटों में बिखर रहे थे। कई दलों ने शांतिदूत बल पर सक्रिय हमला शुरू कर दिया था, जो अक्सर तीव्र युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं होते थे। 1992 के नवंबर तक कमजोरी महसूस करते हुए मोहम्मद फराह एडीड ने सुरक्षा परिषद की अवहेलना की, शांतिदूत बल की वापसी की मांग की और उनके खिलाफ शत्रुता घोषित की, किसी भी आने वाली यूएन तैनाती। अब संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार पर हस्तक्षेप करने की मांग बढ़ रही थी, लेकिन जॉर्ज बुश की सरकार पहले ही बाल्कन की बिगड़ती स्थिति, खासकर बोस्निया में उलझी हुई थी। दोनों स्थितियों में वियतनाम युद्ध की छायाएं नजर आ रही थीं, इसलिए पूर्ण हस्तक्षेप के लिए उत्साह कम था। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अवहेलना हो रही थी और शांतिदूतों पर हमला हो रहा था। ऑपरेशन रिस्टोर होप। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त मुख्य स्टाफ के अध्यक्ष जनरल कोलिन पॉवेल ने सहायता सामग्री के वितरण को सुगम बनाने और संपूर्ण विनाश को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन एक विशाल परंतु संक्षिप्त हस्तक्षेप की सिफारिश की, जिनमें से एक सद्दाम हुसैन को बाहर करने के अभियान था। पॉवेल का मानना था कि यह अमेरिका को फैल बनाए रखने, उसके बलों का जोखिम कम करने और संयुक्त राष्ट्र को एक बड़ी और सक्षम शांति सेना इकट्ठा करने के लिए समय देने में मदद करेगी, जो संभवतः अमेरिका को लंबे अभियान में फंसने से बचाएगी। राष्ट्रपति बुश के लिए यह कम जोखिम वाला विकल्प था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति बनाए रखता और संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावी वर्ष की शुरुआत थी, जब उनके आलोचकों ने सोमाली मामले के संबंध में सुर्खियां छीनी। 1992 के दिसंबर की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद संकल्प 799 के लिए तैयारी शुरू की और 3 दिसंबर को मिशन को वैधानिक बनाया। ऑपरेशन रिस्टोर होप के नाम से मशहूर हस्तक्षेप 8 दिसंबर को शुरू हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मरीन कोर्प्स, पहले मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स, ने संचालित किया। हालांकि यह एक एकीकृत कार्यबल या यूनिटीएफ के निर्देशांक के तहत संचालित हो रहा था, जिसमें समग्र कमांड मरीन लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट बी को दी गई थी। जॉनसन 9 दिसंबर की प्रारंभिक घंटों में विशेष बलों की टीमें सोमालिया में उतरीं
1300 मरीनों को समुद्र तट पर उड़ाया गया और मोगादिशु हवाई अड्डे में शत्रु वॉरलॉर्ड्स की गोलीबारी के बजाय विश्व मीडिया की झलकियों द्वारा स्वागत किया गया था, जो घटना की रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डे पर थे। सामान्यतया स्थानीय जनसंख्या ने जय जयकार के साथ अमेरिकी सेनाओं का स्वागत किया। अनेक वॉरलॉर्ड्स समझते थे कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य शक्ति का सामना करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने या तो ग्रामीण क्षेत्रों में छिप गए या सहयोग करने में सहमत हुए। कुछ ने तो अपने हथियार भी समर्पित कर दिए। यूनिटेफ ने अपने लक्ष्य को पूरा करके वहां के संयुक्त राष्ट्र मिशन की सुरक्षा और भूख से पीड़ित लोगों की सहायता को सुनिश्चित करने में स्थिरता लाई। एक अमेरिकी मिशन ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित 23 सहयोगी देशों की सेनाओं की सहायता ली। फ्रांस, मोरक्को और पाकिस्तान में 38,000 सैनिक रिस्टोर होप में शामिल थे, जो 40 नौ अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों के कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस जाने पर मिशन संपन्न हुआ और अब संयुक्त राष्ट्र को मिशन का प्रभार सौंपने और यूनिटेफ को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमेशा यह डर था कि एक घटना जटिल माहौल में अनजाने में हो सकती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने मिशन का विस्तार करने और संभवतः वर्षों तक खूनी युद्ध में फंसाने पर मजबूर कर सकती है। खाड़ी युद्ध ने वियतनाम के दाग को कुछ हद तक मिटा सकता है, लेकिन उसकी धरोहर अभी भी सभी के मन में गहराई से बसी हुई है। डाकुओं या अभ्रष्ट गुटों के साथ कुछ छोटे संघर्ष और दुखद गलतियां हुईं। एक अमेरिकी सैनिक ने एक निर्दोष लड़के को, जो उसकी ओर दौड़ रहा था, गोली मार दी। उसे बम समझ बैठे। सैनिक की कार्यवाही संवाद नियमों के अनुरूप मानी गई, पर अमेरिकी सैनिक ने उस व्यक्ति को गोली मार दी जिसने उनका धूप का चश्मा चुरा लिया था। फिर भी सामग्री स्थिति को सैन्य और कूटनीतिक साधनों के संयोजन के माध्यम से सतर्कतापूर्वक प्रबंधित किया गया और इसलिए अप्रैल के अंत में नई और अधिक मजबूत संयुक्त राष्ट्र बल के संगठन के रूप में आशा को बहाल करना शुरू हुआ। 4 मई को आशा को निलंबित करने का आधिकारिक निर्णय लिया गया, जब संयुक्त राष्ट्र बल की कमान तुर्की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सरवाक बुर के हाथ में थी। उनके उपाध्यक्ष थे यूएस आर्मी मेजर जनरल थॉमस एम मॉन्टगोमरी। इसने यूएस को चलते मिशन का प्रभाव बनाए रखने की अनुमति दी। सोमालिया का सबसे वांछित आदमी। संक्रमण असुविधाजनक था और नई संयुक्त राष्ट्र बल अभी भी रिस्टोर होप समाप्ति के दिनों में पहुंच रहा था। इसके अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों और सहयोगियों ने युद्ध नेताओं का अस्वीकार करने का सम्मान किया था। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को कमजोर या अपने मिशन के प्रति उत्साहहीन माना जाता था। इस प्रकार नए विदेशी सैनिकों के खिलाफ शत्रुता सप्ताहों और महीनों के बाद घनत्ववर्धी रूप से बढ़ी। यह तब भी जब अमेरिका ने 10वें पहाड़ी डिवीजन से अलग 1100 मनुष्य की भूमि आधारित त्वरित प्रतिक्रिया बल और एक पर्याप्त आपूर्ति सहयोग श्रृंखला छोड़ दी थी। शांति दूतों के प्रति हिंसा 5 जून 1993 को चरम पर पहुंची, जब सोमाली राष्ट्रीय संघ के सदस्यों ने मोहम्मद फराह ऐदीद की अध्यक्षता में पाकिस्तानी शांति दूत बल पर घात कर्म किया। 24 संयुक्त राष्ट्र के पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए और 44 घायल हुए। अगले दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रिजोल्यूशन 830-7 पारित किया, जो ऐदीद और उनके समर्थकों के खिलाफ अधिक आक्रामक कार्यवाही की अनुमति देता था। संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रतिक्रिया कार्यवाही शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्र की सैन्य गश्तियां मोगादिशु में आर्मर्ड वाहनों के जरिए धमकी देती थीं, जबकि अमेरिका ने लॉकहीड 130 गनशिप्स के माध्यम से आग का समर्थन किया यदि एडिड फिर से घातक हमला करने का प्रयास करता है। ऐसी 130 ने सीधे आग के रोल के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध मिशन भी उड़ाए। उन्होंने एडिड के नेटवर्क पर अपने छापेमारी कार्य किए, उसके हथियार भंडार को निशाना बनाया और उसके अपने रेडियो स्टेशन को भी। एडिड बने सोमालिया के सर्वाधिक वांछित व्यक्ति और उन पर $25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया, जो सामान्य सोमाली के लिए पर्याप्त था। यूएस टास्क फोर्स 325 एविएशन को एडिड को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह हमेशा उन्हें चकमा देते रहे, बावजूद अनेक संकेतों के।
एडिड ने जो ध्यान प्राप्त कर रहे थे उसे हल्के में नहीं लिया और उन्होंने एक यूएस आर्मी सैन्य पुलिस वाहन के नीचे बम विस्फोटित करके प्रतिक्रिया की। 8 अगस्त 1993 मोगादिशु में 4 सांसदों की हत्या कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप क्लिंटन प्रशासन के रक्षा सचिव लेस अस्पिन ने एक संयुक्त विशेष संचालन कार्यबल के तैनात होने का आदेश दिया, जो सीधे एडिड और उनके समर्थकों से सामना करने के लिए था। टास्क फोर्स रेंजर, नेवी सीएल्स, आर्मी रेंजर्स और डेल्टा सहित विशेषज्ञ यूएस टीमों का संयुक्त इकाई था, जिसे विशेष बलों के हेलीकॉप्टरों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। सभी मौसम के लिए दिन रात संचालन के लिए अनुकूल। जनरल जोसेफ पी की समग्र कमान के तहत हॉयर ने बल के बावजूद एडिड को गिरफ्तार करने और संयुक्त राष्ट्र को सौंपने के लक्ष्य का पालन संयुक्त राष्ट्र की कमान संरचना के बाहर किया। टास्क फोर्स रेंजर ने एडिड और उनके समर्थकों के सुरक्षित घरों पर अगस्त-सितंबर 1993 में कुल 6 छापेमारी की। सभी सफल थे सिवाय एक के। एक अपवाद यह था कि एक अनरजिस्ट्रीकृत संयुक्त राष्ट्र भवन गलती से छापेमारी हुई और संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी अस्थायी हिरासत में थे। हालांकि एडिड एक अप्राप्य शत्रु बने रहे, लेकिन 21 सितंबर को टास्क फोर्स रेंजर ने उसके शीर्ष सहयोगी ओस्मान अट्टो को पकड़ने में सफलता हासिल की। स्नैच और ग्रैब संचालन मोगादिशु के डिकफर अस्पताल के पास हुआ और यह काफी सुचारू रूप से हुआ। आने वाला अपशकुन था कि हेलीकॉप्टरों में आरपीजीज द्वारा भारी आग लगी, जो आमतौर पर आर्मर और सुरक्षित स्थानों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और पतली त्वचा वाले विमानों के लिए विनाशक हो सकते हैं। जबकि वह मुक्त रहे, टास्क फोर्स रेंजर ने एडिड की कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया था और इसलिए एक फंसे हुए जानवर की तरह उन्होंने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के खिलाफ झपटा। उनके लोग घातकारी और बम लगाने जारी थे। सितंबर 25 की प्रारंभिक घंटों में ऑटो के पकड़े जाने के 4 दिन बाद अमेरिकी ब्लैक हॉक कॉलसाइन कॉरेज 53 ने शहर के ऊपर पहचान उड़ान की, जिस पर हथियारबंद उग्रवादियों ने आरपीजी के साथ आग खोल दी। एक विमान पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिससे ईंधन में आग लगी और 3 सैनिक मर गए। पायलट चीफ वारंट अधिकारी डेल श्रेडर और सह पायलट पेरी एलिमैन ने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को हवा में रखने के लिए संघर्ष किए ताकि मित्र लाइंस तक पहुंच सकें, लेकिन यह बेकार था। विमान नजदीकी इमारत में चला गया था, जिसने सड़क पर भयानक आघात किया। दोनों पायलट जिंदा थे, परंतु शत्रु बलों के हमले और मूल्यवान बंधुओं को बचाने की कठिनाई से जूझ रहे थे। अब उन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई। 10वें माउंटेन डिवीजन की अमेरिकी क्विक रिएक्शन फोर्स ने 5 टन के रेत भरे ट्रक से सुरक्षा के लिए दौड़ा। स्थल पर पहुंचते ही उन पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। फिर एक गहन युद्ध हुआ और अमेरिकी सैनिकों ने शस्त्रबंद हेलीकॉप्टरों के लिए हवाई सहायता की मांग की। कई बार ये विमान 10वें पर्वतीय दल के पुरुषों के इतने करीब चल रहे थे कि उन पर खर्च की गई कोष्ठक के मामले बरस रहे थे। पायलटों और मरे हुए सैनिकों के शवों की बचत विमान को विस्फोटित करने के लिए तैयारी के बाद वे बाहर जाने लगे, लेकिन एक सार्जेंट ने आरपीजी से पैर खो दिया। विस्फोटन। जो 3 मरे थे वे प्राइवेट पहला क्लास मैथ्यू के थे, एंडरसन 21, लुकास आयोवा के, सार्जेंट यूजीन विलियम्स 26, चिकागो के और सार्जेंट फर्डिनेंड सी रिचर्डसन 27, समरहेड कैलिफोर्निया के। ब्लैक हॉक डाउन। अक्टूबर के आगमन के साथ ही इडॉट के 2 और वरिष्ठ कमांडरों के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली। ओलंपिक होटल के पास बाकारा मार्केट के काले समुद्र स्लम जिले में एक गढ़। स्नैच ऑन ऑपरेशन की योजना के सदस्यों को यह पता था कि यह अब तक का सबसे कठिन छापा होगा। 160 सैनिकों को ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया, जो 19 हेलीकॉप्टरों और 12 भूमि वाहनों के साथ मोगादिशु में जाएंगे, लेकिन एक आर्मर्ड वाहन अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। विमानों का काम था मुख्य हमला बल को कंपाउंड पर ले जाना और एक ब्लॉकिंग बल को स्थापित करना, जो परिधि की सुरक्षा करेगा और शत्रु इकाइयों को स्थल पर आने से रोकेगा। भूमि इकाई फौरन अंदर दौड़ेगी
कैदियों को ट्रकों पर लोड करेगी और हमला और ब्लॉकिंग टीमें विमानों की ओर हटने से पहले वे तुरंत बाहर निकल जाएंगी। 3 अक्टूबर को 1530 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और सिकोर्स्की MH-60 ब्लैक हॉक्स की फ्लीट MH-6 लिटिल बर्ड्स द्वारा समर्थित हमला और ब्लॉकिंग टीमों के साथ अपने बेस से उड़ान भरी। मिनटों में विमान स्थल पहुंच गया। ब्लॉकिंग बल ने तेजी से परिधि स्थापित की और हमला टीम ने गढ़ पर हमला किया। सम्मेलन में रेंजर प्राइवेट प्रथम वर्ग तोड़ ब्लैकबर्न ने अपने हवरिंग ब्लैक हॉक से रस्सी छूने में असफल हो गए और 70 फीट नीचे सड़क पर गिर पड़े। दिन के पहले अमेरिकी हताहत बन गए। लगभग तुरंत ही दोनों टीमों पर निरंतर गोलीबारी हुई, उनके समर्थन विमान मंडल आते हुए, लेकिन उन्होंने 24 बंदियों को सुरक्षित करने में जल्दी सफलता प्राप्त की। ट्रक अब दृश्य की ओर बढ़ रहे थे, जहां हथियारबंद शत्रु महिलाओं और बच्चों सहित अमेरिकी बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। एक ट्रक को आरपीजी ने अक्षम कर दिया और वह दृश्य पर छोड़ दिया गया, लेकिन 1600 घंटे तक वे दृश्य पर मौजूद थे और हिरासत में लिए गए लोगों को लॉड कर रहे थे। तथापि अन्य 3 वाहनों को घायल प्राइवेट ब्लैकबर्न को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश थे। उनके निकासी के दौरान सार्जेंट डोमिनिक पिलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वे दिन के पहले अमेरिकी मृत्यु हो गए। इसके चलते अमेरिकी सैनिकों के कीमती मिनट खर्च हुए, क्योंकि अस्पष्ट था कि वापसी की शुरुआत किसने करेगी। फिर आपत्ति आ गई। MH-60 ब्लैक हॉक सुपर 6 एक नामक कॉल साइन ऊपर समतल चक्रवात करते हुए सहायता देता हुआ आग लगाना शुरू कर दिया। नियंत्रण में CW-3 क्लिफ वॉलकॉट थे, जिन्हें सभी ऑल्विस के रूप में जानते थे। विमान को अचानक एक आरपीजी के प्रभाव से हिलाया गया और यह नियंत्रणहीन घूर्णन में चलने लगा, इससे पहले कि यह एक आसपास की इमारत में टकरा गिरे। वॉलकॉट और उनके सह पायलट CW-3 डोनोवन ली ब्राइली दुर्घटना में मर गए थे और 2 क्रू सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। बोर्ड पास हुए स्नाइपर्स स्टाफ सर्जेंट डैनियल बुश और सर्जेंट जिम स्मिथ अपनी स्थिति पर मिल रहे समूहों पर आग लगाने की शुरुआत कर सकते थे। शूटडाउन के बाद भूमि सेनाओं ने इसकी स्थिति पर मिलाया और एक MH-6 लिटिल बर्ड कॉल साइन स्टार फॉर्म एक घायलों को निकालने की कोशिश में समीपस्थ सड़क पर उतरा। पायलट ने शिकारों की मदद करने के लिए 2 घायल सैनिकों को लिटिल बर्ड में सफलतापूर्वक खींच लिया, जबकि सह पायलट ने कॉकपिट से हथियार के साथ दबाव डालने वाली आग लगाई। भारी भूमि आग के चलते MH-6 को अपने कर्मी और उत्तरजीवियों के साथ वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। अवरोधन बल के तत्व और एक युद्ध खोज और बचाव ब्लैक हॉक जल्दी ही दृश्य पर पहुंचे। ब्लैक हॉक के बचाव दल को बंधाने पर हमला हुआ, लेकिन पायलट ने बचाव दल को सुरक्षित स्थापित करने और अपने विमान को हवाई अड्डे पर सुरक्षा में ले जाने के लिए नियंत्रण बनाए रखा। उस क्रूर लड़ाई के बाद, जिसमें अमेरिका ने बहुत नुकसान झेला, रेंजर कॉर्पोरल जेमी स्मिथ भी गंभीर स्थिति में छोड़ दिए गए थे। हवा में सुपर 6-1 की जगह सुपर 6-4 ने ली, जिसे मुख्य वारंट अधिकारी माइकल दुर्रांत ने उड़ाया। एक आरपीजी विमान को विमान दुर्घटना स्थल पर उड़ते हुए निशाना बनाया गया। विमान को हवा में उड़ाने के बाद उसे एक हेलीकॉप्टर ने मारा, जिससे उसका पूंछ रोटर टकराया। दुर्रांत शुरू में विमान को नियंत्रित करने में सफल थे और बेस पर वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर रोटर असेंबली खराब हो गई और विमान अनियंत्रित घूर्णन में चला गया। विमान एक टिन झोपड़ी समूह में टकराकर कई नागरिकों की मौत का कारण बना, जिससे अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ गया। ईडा के लोगों द्वारा प्रेरित उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी सोमालियों से अपने घर और धर्म की रक्षा की अमेरिकियों से मांग की। दुर्रांत को दुर्घटना में गंभीर चोट लगी, पर वह जीवित थे। दूसरी दुर्घटना स्थल के पास ब्लैक हॉक सुपर 6-2, जिसमें 2 US आर्मी डेल्टा स्नाइपर थे, कक्षयान कर रहा था। सर्जेंट प्रथम वर्ग रैंडी शुघार्ट एंड मास्टर सर्जेंट गैरी गॉर्डन। दुश्मनों के समूह को बढ़ते देख उन्होंने उत्तरजीवियों की सहायता के लिए दृश्य में शामिल होने का अनुरोध किया। उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें लगा कि वे हेलीकॉप्टर से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन गॉर्डन की दोहरी अनुरोध पर
उन्हें यह सूचित किया गया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। इसने दोनों पुरुषों को बहुत थोड़ा रोका और वे सुपर छदो द्वारा 1642 बजे में शामिल हुए। सुपर छदो ऊपरी स्थान पर बना आग का समर्थन करता रहा, लेकिन 10 मिनट बाद सोमालियों ने और आरपीजीज चलाए और एक ने ब्लैक हॉक को सीधा हिट किया। सुपर छदो ने हॉक की पहली उड़ान को क्षतिग्रस्त किया, कॉकपिट और इंजन को मारकर। इसने सह पायलट को बेहोश कर दिया, लेकिन क्षति के बावजूद यह सुरक्षा की ओर लंगड़ा कर जा सका। लेकिन स्नाइपरों और सुपर 64 के उत्तरजीवियों को सैकड़ों गुस्से में सोमालियों के खिलाफ अधिकांशतः अपने लिए ही लड़ने के लिए छोड़ दिया। बचाव प्रयास। इस बीच काफिला अभी भी पहले दुर्घटना स्थल तक पहुंचने की कोशिश में था। संकीर्ण सड़कों पर यात्रा करते समय वे लगातार मशीन गन, आरपीजी और विस्फोटकों के हमले में फंस गए थे। सड़कों का नेविगेशन एक अद्वितीय चुनौती था, क्योंकि लड़ाई के कारण वे अमेरिकियों के मानचित्र की तुलना में अलग दिखती थीं। इस प्रकार काफिला खो गया और काफिले के घर में फंसे रहने का समय बढ़ गया। इसने अनेक मृत्युओं और वाहन दुर्घटनाओं का कारण बना और यह महसूस हुआ कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने से वे केवल निकासी समस्या बढ़ा रहे हैं, न कि मदद कर रहे हैं। इसलिए काफिले को शहर से बाहर निकलने और हवाई अड्डे की ओर वापस जाने के लिए लड़ाई की आवश्यकता थी। हवाई अड्डे पर एक त्वरित प्रतिक्रिया बल तुरंत तैयार किया गया था, सहायता के लिए तैयार। जैसे करेज 5-4 खो गया था, ठीक वैसे ही। फिर भी एडिड ने पहली घटना से सीखा और अपनी आकस्मिकता योजनाएं तैयार की थीं। इस प्रकार क्यूआरएफ काफिला हवाई अड्डे छोड़ने के तुरंत बाद प्रतिरोध से भिड़ गया। अंततः शत्रु आग इतनी प्रचंड थी कि क्यूआरएफ काफिले को विमान दुर्घटना स्थलों को छोड़ने के लिए और शहर से निकलने वाले काफिले से मिलने के लिए विवश कर दिया गया। काफिले को विमान दुर्घटना स्थलों की ओर अपना आरोप त्यागने के लिए मजबूर किया गया और बजाय इसके शहर से निकलने वाले काफिले से मिलने के लिए अपना रास्ता लड़ा, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें। अंत में शत्रु आग ने विमान दुर्घटना स्थलों की ओर अपना आरोप त्यागने के लिए मजबूर किया और बजाय इसके शहर से निकलने वाले काफिले से मिलने के लिए अपना रास्ता लड़ा, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें। हवाई अड्डे के लिए वापसी की दौड़ में दोनों काफिलों को हवाई अड्डे पर लौटते समय 99 अमेरिकी सैनिक दुर्घटना स्थल के निकट शहर में जीवन संग्राम कर रहे थे। डेल्टा स्नाइपरों के लिए दूसरे दुर्घटना स्थल पर यह विपत्ति थी। विवाद है कि किसकी पहली मौत हुई, पर आधिकारिक संस्करण के हिसाब से शुगत की पहली मौत हुई। फिर गॉर्डन ने उसका हथियार लिया और घायल दुरांट को दिया, ताकि वह लड़ाई जारी रख सके। फिर भी कुछ स्रोत विचलित हैं, क्योंकि दुरांत की गलत पहचान होने का मानना है। पहले मौत के समय उसे किसने हथियार दिया था? थोड़ी देर में गॉर्डन की हत्या हुई और दुर्घटना स्थल पर कब्जा किया गया। दुरांट के अलावा सभी उत्तरजीवियों को भीड़ ने क्रूरता में मरने के बाद पीटा, उनके शरीरों को नंगा करके बदल दिया और ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किया। उसके समान भाग्य सहन करने से पहले दुरांट की जान यूसुफ दाहिर वालोम की हस्तक्षेप से बच गई, जो उसे अयदित के लिए बंधक बनाना चाहते थे। रेंजर्स और डेल्टा सैनिकों ने पहली दुर्घटना स्थल पर जल्दी समझ लिया कि अब उन्हें ऐसे शहर में रात भर बिताना पड़ेगा जो उन्हें मारने का पूरी तरह से तय कर चुका था। वे बड़े ऑपरेशन की उम्मीद नहीं करते थे, इसीलिए उनके पास रात्रि युद्ध के लिए आवश्यक उपकरण जैसे रात्रि दृष्टि गोगल्स की कमी थी और सामग्री समाप्त हो रही थी। साएं 1908 बजे ब्लैक हॉक कॉल साइन सुपर 66 की आवाज हवा में गूंज उठी। जब इसने पानी और गोलियों को ड्रॉप करने और कॉर्पोरल स्मिथ को बचाने की कोशिश की, लेकिन विमान को इतनी ज्यादा आग लगी कि वह भी खत्म हो गई। दुर्भाग्य से वे घायल कॉर्पोरल की मदद नहीं कर सके और 2027 बजे उनकी चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हवाई अड्डे पर वापसी पर एक और काफिला बनाने का प्रयास शुरू हुआ, जो पहली दुर्घटना स्थल तक पहुंच सके। टास्क फोर्स रेंजर का शेष भाग शहर के नए बंदरगाह पर संगठित किया गया। साथ ही मलेशियाई और पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र दलों से टैंक,
और युद्ध वाहन। शहर की गतिविधि से भरपूर होने पर भी अयदीद के लोगों ने इस गठन को अनदेखा किया। 2323 घंटे पर नई काफिला शहर में आग के नीचे सहयोग देती हुई निकली। नई काफिला शहर ने AH-6 हेलीकॉप्टर लिटिल बर्ड के गनशिप संस्करण के साथ भारी आग में सहायता दी। ये सोमाली स्थितियों को स्ट्रेफ करते थे और BAL-1 ह्यूई कोब्रास के साथ अधिक कठोर थे। नई रेस्कॉय काफिला 2 मील लंबी थी जब यह शहर में सर्विल हुई। उनके लिए एक लाभ था कि रात्रि के समाप्त होने पर शहर के वे लोग जो अयदीद के हथियारों के लिए उत्तर देते थे वे अलग हो गए और घर चले गए। फिर भी उसके कठोर मिलिशिया वाले पीछे रह गए। अयदीद के लोगों ने कई पुरुषों को मार दिया था, सहित काफिले के बाकी लोग। ये मिलिशियाएं युद्ध अनुभव से संपन्न थीं, जिसकी सराहना अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने की। पाकिस्तानी सेना के 48 टैंकों ने भी अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिन्होंने गन्स रोड ब्लॉक्स हटाए और खिड़कियों में छिपे हुए मिलिशियाओं को निशाना बनाया। 4 अक्टूबर को सुबह 0200 बजे जब काफिला दुर्घटना स्थल के निकट पहुंचा, तब तक अयदीद के लोगों ने इसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था। काफिले के अनेक लोगों को मार दिया गया था, वाहन नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन घेरे हुए अमेरिकी सैनिकों को सहायता मिली थी। निकासी प्रयास का हिस्सा होने के नाते मृत सैनिकों के शव वापस लाए जाने थे। लेकिन जब बात सुपर 61 के पायलट वॉलकॉट के शरीर की आई तो यह एक समस्या पेश की। यह 0530 तक नहीं होगा। काफिला फिर से चलने के लिए तैयार होता था। फिर एक समस्या आई। बचाव प्रयास जल्दबाजी में किया गया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के कमांडरों को छापे की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। डर कि यह ज्ञान आयादित के सूचनादाताओं तक पहुंच सकता है। ऐसा हुआ क्योंकि काफिला अपने आकार के बावजूद सभी के लिए जगह नहीं था, और जब दुर्घटना स्थल छोड़ा गया तो कुछ सैनिकों को वाहनों को छोड़कर पैदल चलना पड़ा। घटनाओं की अराजकता में उन्हें जल्दी छूटते हुए पाया गया, जिसने उन्हें हॉल ऑफ वादिग रोड और नेशनल स्ट्रीट के चौराहे पर मिलन स्थल की ओर दौड़ने के लिए बाध्य किया। काफिला पहुंचने में असमर्थ था और स्थानीय कामों में बिखर गया। इसके बाद यह अमेरिकी सैन्य कानून में उत्कृष्ट हो गया है, मोगादिशु मील के रूप में। 06:30 बजे तक युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र की पाकिस्तानी दल ने आसपास के स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया था। युद्ध के परिणाम दोनों ड्रामेटिक और तत्कालीन थे। अमेरिकाई लोग चौंके कि उन्होंने मलावी में ब्रिटिशों को बताया था कि उनके प्रतिनिधि ने 1013 और 1818 में पश्चिमी अमेरिका में ब्रिटिश सेवादारों से मुलाकात की थी। अमेरिकी लोगों को चौंकाने वाली खबर मिली कि उनके 18 बेटे, जिनके पास करोड़ों के लिए आंसू थे, मोगादिशु में रात भर लड़कर मर गए और 19वां 2 दिन बाद चोटों से मर गया। अन्य 73 को हल्की चोटें मिली। यह वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों की सबसे घातक मुठभेड़ थी और इसने भविष्य के युद्ध को स्वच्छ वीडियो गेम समझने की मान्यता को खत्म किया। इसमें यह भी बताया गया कि दुरांट अभी भी मोगादिशु में बंधक है। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने शहर के ऊपर घूमकर उसे नहीं छोड़ने की घोषणा की, आशा दी और उसके पसंदीदा बैंड AC/DC का संगीत बजाया। एडिड ने दुरांट और एक नाइजीरियाई सैनिक को 11 दिनों तक बंधक बनाया और फिर रेड क्रॉस के माध्यम से छोड़ दिया। उन्होंने सेवा में लौटकर 2001 तक उड़ान भरी, फिर सेवानिवृत्त होकर अमेरिकी राजनीति में प्रवेश किया। युद्ध के बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सभी संचालनों को रद्द करने का आदेश दिया। एडिड को सोमालिया छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और मार्च 1994 में अमेरिकी सेना सोमालिया से निकली। 15 दिसंबर 1999 को अमेरिकी रक्षा सचिव लेस एस्पिन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऑपरेशन के समर्थन में सशस्त्र वाहनों को तैनात करने से इनकार किया था। 4 फरवरी 1984 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया के लिए एक नया संकल्प पारित किया। संकल्प 899 ने मार्च 1955 तक सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन का संपन्न करने और सभी सैनिकों का निष्कासन की प्रक्रिया निर्धारित की। 16 दिसंबर 1984 को संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर
अमेरिका ने ऑपरेशन यूनाइटेड शील्ड चलाया। 7 फरवरी 1955 को अमेरिकी नेतृत्वाधीन नौसेना पहुंची, जिसने संयुक्त राष्ट्र बलों के निष्कासन को सुगम बनाया, जो 17 मार्च को संपन्न हुआ। उनके निष्कासन के बाद मोहम्मद फराह एदीद ने 15 जून 1985 को खुद को सोमालिया का राष्ट्रपति घोषित किया। 14 महीने बाद उनकी हत्या होने से युद्ध और गरीबी से पीड़ित एक राष्ट्र छूट गया। सभी अमेरिकी सैनिकों को सम्मानित किया गया, परंतु सर्वाधिक पुरस्कार गैरी गॉर्डन और रैंडल शुगार्ट डेल्टा स्नाइपर्स को मिले, जिन्होंने सुपर 4 की दुर्घटना स्थल पर तैनात होने की जिद की। वे 15 जून 1985 को सोमालिया में वापसी करे। गॉर्डन ने मरणोपरांत राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से सम्मान पदक प्राप्त किया। इसके साथ अब उन्हें यूएसएनएस गॉर्डन और यूएसएनएस शुगार्ट 2 अमेरिकी नौसेना के जहाजों के नाम से याद किया जाता है। यह युद्ध अमेरिकी सैन्य के लिए महत्वपूर्ण पाठ था, जिसमें हल्के शस्त्रों से सुसज्जित लेकिन दृढ़ विद्रोहियों और शहरी युद्ध की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके कई पाठों का लगभग 10 वर्षों बाद सोमालिया पर युद्ध के दौरान लागू किया जाएगा। जब युद्ध में शामिल हुए कई युवा सैनिक वरिष्ठ पदों पर पहुंच गए थे, तभी उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग नए भर्तियों की तैयारी में किया, ताकि वे आने वाली कठिनाइयों के लिए अच्छी तरह से सजग हो सकें। देखने के लिए धन्यवाद। विवरण अनुभाग के लिंक पर क्लिक कर कोर ऑफ वॉर इस डॉक्यूमेंट्री के प्रायोजक की जांच करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।